हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसका किसी भी तरह की रिकमेंडेशन से कोई लेना देना नहीं है और जो भी आप डिसीजन लेंगे आप अपने हिसाब से लेंगे। मेरे कहने से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ सीखना है कि किस तरीके से हम बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस को एक साथ कंबाइन करके अच्छे से मार्केट में 40% प्लस कमा सकते हैं। और जब मैं 40% प्लस की बात करता हूं तो रिसेंटली जो टाइम आया है इस पर्टिकुलर मार्केट में, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में भी सिर्फ कुछ ही कंपनीज ऊपर की तरफ गई हैं। अदरवाइज इन लास्ट 1 मंथ नथिंग हैज मूव्ड अप एज सच। तो जब भी किसी कंक्लूजन पे पहुंचे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ की मार्केट को लेकर कभी भी कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए। हमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। उससे पहले हमें बाकी सारे एजुकेशनल वीडियोस को सबको ध्यान से देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि किस टाइम पर मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। उसका एक और रीजन है, जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं तो हम कभी भी सिर्फ पिछले 1 महीने के बेस पर नहीं करते। हम इसी बेस पर करते हैं कि सेंसेक्स 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था एंड ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 40 ईयर्स इट हैज गॉन अप टू 50,000 और 500 टाइम्स ही हो गया है। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं होती। सिस्टमेटिक अप्रोच से जब चलते हैं तो अच्छे पैसे की इनकम होती है। अब जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड ये इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस चैनल हाउस है और ये इतना मींस 18% से ज्यादा मार्केट शेयर है। ओवरऑल 48,000 प्लस मूवीज है, 1.3 बिलियन प्लस व्यूअर्स हैं। मींस बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है और इन्होंने अपनी वेबसाइट को भी अभी मुझे नजर आ रहा है कि इन्होंने रिफर्बिश किया है, अच्छे से दोबारा से इसको बनाया हुआ है। और अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, प्लेटफॉर्म में इनके ओवरव्यू में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड, अनफिल्टर्ड एंड अनचार्टर्ड आर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म में ब्रॉडकास्ट है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, डिजिटल है और यहाँ पर मूवीज़ एंड म्यूज़िक भी है, लाइव एंटरटेनमेंट है। इससे अलग अगर हम प्लेटफॉर्म में ब्रॉडकास्ट में डिटेल में जाते हैं तो यहाँ फर्दर हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कहना चाहते हैं। 49 चैनल्स हैं, इंडियाज़ नंबर 1 ये चैनल हब है और यहाँ पर बाकी भी सारी डिटेल्स हैं। तो चैनल्स कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल चैनल्स कौन कौन से हैं? अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें 120 प्लस चैनल्स हैं, 170 प्लस कंट्रीज में हैं, 8 फॉरेन लैंग्वेजेस में हैं, यूरोप में भी है, एशिया पैसिफिक में भी है एंड मिडिल ईस्ट में भी है, अमेरिका, अफ्रीका एंड सिंडिकेशंस। तो सभी जगह ये लोग हैं। और इसमें अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, लेकिन बिजनेस की उससे पहले बात करते हैं एक बार। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि विवेक भाई टीवी का जमाना तो गया, आजकल लोग टीवी नहीं देखते, आजकल तो लोग यूट्यूब देखते हैं या फिर बाकी फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से नॉलेज लेते हैं। लेकिन एक चीज़ हम मिस कर जाते हैं कि यूट्यूब पर भी जिन्होंने टीवी से रिलेटेड चीज़ें देखनी होती हैं वो टीवी ही देखते हैं और टीवी देखने वालों लोगों की अभी कमी नहीं हुई है। और अगर टीवी देखने वाले लोगों की यहाँ पर कमी हुई होती तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी कहीं और एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट्स की चलानी पड़ती, जबकि उनके किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट एज सच बाकी कहीं नहीं आती। 90% से ज़्यादा उनकी एडवर्टीजमेंट अभी भी टीवी पर ही आती है, क्योंकि टीवी पर लोग देखते हैं और फिर सुनते हैं, उसके बारे में बार बार देखते हैं, फिर से प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो इन चीज़ों की कमी नहीं है। यूट्यूब पर भी जी एंटरटेनमेंट, जी न्यूज़ और यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो चैनल सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में टीवी पर नहीं चलते, चैनल आज की डेट में यूट्यूब पर भी चलते हैं। और सेम ही चीज़ यहाँ पर बाकी चैनल्स की भी है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करने लगे, फाइनेंशियल्स में जैसे ही हम ऊपर फ्रंट पेज पर यहाँ पर डैशबोर्ड पर आते हैं तो ये बहुत ही बेकार सी फिगर्स नजर आती है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3.98% है और उसका भी 5.38% प्लेजिंग है। यानी कि 5.38 तो चलो बहुत बड़ी बात नहीं है 3.98 की, क्योंकि अगर 4% ये है एंड 5% इसका प्लेज है तो ये एक बहुत ही छोटी सी फिगर निकल कर आती है। सो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं है, ये चीज़ सबको परेशान करती है। तो जब भी प्रोमोटर्स की
होल्डिंग हमें बहुत कम नजर आए तो उस पर्टिकुलर टाइम पर HDFC लिमिटेड के एक बार डैशबोर्ड पर जाकर देख लेना और यहां भी देख लेना कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 0% है। एक बार ICICI बैंक की भी प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लेना, यहां भी 0% है। तो यानी कि इनके प्रोमोटर्स हैं कौन? जैसे ICICI बैंक की बात करने लगे तो नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखेंगे, यहां जाकर पता चलेगा FII के पास 48% है, DII के पास 41% है, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 10% की होल्डिंग है। सेम अगर HDFC लिमिटेड की बात करने लगे, सेम सिनेरियो यहां पर आकर नजर आता है कि यहां पर FII के पास 72% है, DII के पास 16% है एंड पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11% है। सेम ही सिनेरियो यहां पर जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का, जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। और अगर नीचे आकर देखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास तो सिर्फ 4% है, दैट इज फाइन, बट FIIs आर होल्डिंग 57.46%, DIIs आर होल्डिंग 18.47% एंड पब्लिक के पास यहां पर 19.93% है। लेकिन ये पब्लिक के पास 19.93% नहीं है, इसका भी एक बहुत बड़ा सा पार्ट यानी कि 10.14% ये होल्ड करते हैं OFI ग्लोबल चाइना फंड LLC। तो यहां पर चाइना फंड के पास 10% है, यानी कि रिटेल पब्लिक के पास यहां पर 9.79% ही है, जो कि एक बहुत ही छोटी सी फिगर है। मींस जितनी भी होल्डिंग है वो सारी की सारी यहां पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में इतनी सारी शेयर होल्डिंग है, जनरल पब्लिक के पास थोड़ा सा पार्ट है, इट मींस यहां पर जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनको सारी बातें समझ में आती है कि पहले सुभाष चंद्र जी इसके यहां पर प्रमोटर होते थे, लेकिन उनकी होल्डिंग धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन ये होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास नहीं गई, ये होल्डिंग FIIs के पास चली गई। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर प्रोमोटर्स के पास पहले 41% के आसपास था, FII के पास 40 था एंड DIS के पास यहां पर 10% था, पब्लिक के पास 6% था। तो उसके बाद में जब प्रोमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 41% से कम होते होते 4% हो गई, तो अभी भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया था उस टाइम तक भी, और रिटेल पब्लिक के पास अभी भी लेस देन 10% ही है जैसे पहले था। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही यहां पर शेयर होल्डिंग गई है। जहां तक कैश फ्लो की बात है तो जितना भी पैसा कमाते हैं सारा का सारा पैसा इनके पास कैश फ्लो के रूप में कंपनी में आता है। ऐसा नहीं है कि ये सेल्स तो दिखा रहे हैं लेकिन कैश फ्लो के रूप में कुछ नहीं आ रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। पैसा वापस आता है कंपनी के पास जितना भी पैसा कमाते हैं। और इस करंट ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ मार्च 2021 को, यहां पर जो कैश फ्लो आया दैट इज 1548 करोड़। तो ये बहुत बड़ी सी फिगर है, ये इट्स नॉट ए स्मॉल फिगर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो इनके पास बोरोइंग बहुत ज्यादा हो गई थी, 2200 करोड़ की थी, वो कम होते होते इस बार जीरो हो गई, यानी कि सिर्फ 20 करोड़ है। और 10,000 करोड़ के कंपैरिजन में सिर्फ 20 करोड़ का यहां पर फिगर रह जाना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहां पर इससे कॉन्फिडेंस यहां पर झलकता है। और अगर हम यहां पर जाते हैं, इसमें डिटेल में जाते हैं अदर एसेट्स में, तो इनके पास इन्वेंट्री है 5400, ट्रेड रिसीवेबल्स है 1900, कैश इक्विवेलेंट है 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ इनके पास कैश है। और यहां पर रिजर्व की अगर बात करें, कंपनी के रिजर्व यहां पर थोड़े से कम हुए थे मार्च 2010 से लेकर मार्च 2014 तक, लेकिन उसके बाद में लगातार कंपनी के रिजर्व बढ़ते चले गए हैं, दैट इज डूइंग वेरी वेल। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, कंपनी ने हमेशा से यहां पर ग्रो किया है, 2200 से 8000 प्लस करोड़ तक पहुंचे हैं। और नेट प्रॉफिट भी यहां पर 600 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच गए थे, 1500 करोड़ के आसपास थे। लेकिन पेंडेमिक ने वापस से यहां पर सिचुएशन खराब करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर खराब होगी नहीं, क्योंकि वापस से यहां से रिबाउंड नजर आता है। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 983 करोड़। और पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने वापस से अच्छा किया है। जितनी भी मार पड़ी थी वो मार्च 2020 को थी, माइनस का 767 करोड़ आया था, दैट सिनेरियो इज नो मोर नाउ। और चीजें वापस से ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। तो सारी चीजें यहां पर सुपर्ब हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, जीरो डेट कंपनी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज गेटिंग बेटर, कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा चुकी है। अब यहां से सिर्फ अच्छे दिन इसके नजर आते हैं। और जहां तक अब बात आती है कि इसका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, टेक्निकल चार्ट यहां पर बहुत ही एक ऑसम सी फिगर्स दिखाता है। और इसका जो लाइफ टाइम हाई है दैट लाइफ टाइम हाई इज 611 राइट नाउ। और 611 से नीचे आते आते ये पेंडेमिक के टाइम पर काफी नीचे पहुंच गए। और पेंडेमिक के टाइम पर जो इन्होंने लो बनाया दैट इज 110 और 12, तो यहां तक
तक पहुंचा था, उसके बाद में यहां से ऊपर चलना शुरू किया एंड इट मेड ए हाई ऑफ 260, लेकिन 260 से वापस नीचे पहुंच गया और 176 अभी है। लेकिन इस करंट प्राइस पर यहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन जिसको हम कहते हैं कि पहले जो रेसिस्टेंस होता है वहां से क्रॉस कर दे तो वो सपोर्ट बन जाता है और उसके बाद में फिर से वो रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और इस इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर इसने रेसिस्टेंस दिखाया, उसके बाद में फर्दर इसने सेम लेवल पर रेसिस्टेंस दिखाया, उसके बाद में निकल गया यहां से, फिर से इसने इस पूरे रेंज में सपोर्ट ली, लेकिन एक नीचे की तरफ फिर से ये सपोर्ट टूट गई, फिर से इसको क्रॉस किया, देन उसके बाद ये 1 एंड उसके बाद में सेकेंड, उसके बाद में ये थर्ड और उसके बाद में ऑलमोस्ट नियर अबाउट 4 और उसके बाद में 5th एंड 6th। तो यहां पर 5th एंड 6th इसलिए क्योंकि सेम लेवल पर ही इसने कुछ दिन पहले सपोर्ट बनाई ऑलमोस्ट, उसके बाद में ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। तो यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये जो सपोर्ट वाला लेवल है वो आज का नहीं है, दैट इज 1 ईयर एंड 3-4 मंथ्स बैक। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है और सेम लेवल पर द कंपनी वाज ट्रेडिंग इन सितंबर 2012 एज वेल। और अगर हम एक बार वीकली चार्ट को देख लें तो शायद उससे पहले भी। अब ये देखो कि सेम लेवल पर इसने सपोर्ट ली है जो इसने रेसिस्टेंस बनाया था मार्च 2007 में, यानी कि 2007 में। तो कंपनी अभी आज की डेट में किस लेवल पर अवेलेबल है, जिस लेवल पर कंपनी ट्रेड कर रही थी अब से 14 ईयर्स बैक। तो 14 साल पहले कंपनी सेम लेवल पर थी, अभी सेम लेवल पर सपोर्ट ले रही है। यहां से इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटते हुए नजर नहीं आती। अब अगर बात करें अक्टूबर 2007 की, तो 2007 में कंपनी का जो अपना रिजर्व था, कंपनी का साइज था, वो कितना था, तो मेरे ख्याल से वो 3000 करोड़ के आसपास ही रहा होगा। एंड राइट नाउ द कंपनीज साइज इज 10,000 करोड़ और उस टाइम पर कंपनी की रेवेन्यू कितनी होती थी, 2200 करोड़। अभी रेवेन्यू कितनी है, 8000 करोड़। उसके बाद में 2010 की मैं बात कर रहा हूं, 2007 में तो ये इससे भी कम रही होगी। और उस टाइम पर नेट प्रॉफिट कितना होता था, 600 करोड़। उसके बाद में नेट प्रॉफिट कहां तक गया, 2200 करोड़ तक गया। अभी वापस से उसके बाद में सुभाष चंद्रा जी की यहां पर शेयर होल्डिंग में थोड़ा सा डेंट आया था और उनकी शेयर होल्डिंग नहीं है। कंपनी इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स नाउ और वापस से 2200 करोड़ आने में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो टेक्निकली दिस इज वन ऑफ द सुपर्ब सपोर्ट जहां पर कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। यहां से मेरे हिसाब से अगर इसको 2 इयर्स की होल्डिंग के लिए मैं रखता हूं तो यहां से सीधा सीधा मेरा पैसा 2.5 टाइम्स का तो यहां से होता हुआ नजर आता है और ये एक बहुत ही अच्छा गेन है। 2.5 टाइम्स शेयर प्राइस का हो जाना। नेक्स्ट 2-3 मैं कहता हूं अगर इसमें 4 इयर्स भी लगते हैं तो भी जो 40% CAGR की हम उम्मीद रखते हैं मार्केट से कमाने की, तो वो यहां से फिर भी आता हुआ नजर आता है। सो दिस इज वन ऑफ द सुपर्ब स्टॉक दैट इज अवेलेबल एट ए सुपर्ब सपोर्ट लेवल। और जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, कंपनी इज ए डेट फ्री कंपनी, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, FIIs, DIIs एंड यहां पर चाइना फंड के पास 10% की होल्डिंग है। तो ये सारी चीजें यहां पर बेहतरीन है। आई एम ए बायर इन दिस स्टॉक। आप अपने हिसाब से बाय करेंगे, मेरे कहने से बाय नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सामने आपके सामने पेश करता हूं, जिसमें हम यहां पर बिजनेस भी एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल भी करते हैं और टेक्निकल भी करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या होता है कि जिस टाइम हम इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं और एक पोटेंशियल गेन जो नजर आता है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में 247% का पोटेंशियल गेन नजर आ रहा है, इसको अचीव होने में अगर 3 इयर्स लगते हैं तो 3 इयर्स के बीच में स्टॉक कितनी बार ऊपर नीचे होता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। यहां पर इसको ऐसे ही मानकर चलना चाहिए कि सपोज हमने 5 इयर्स की FD की, 5 इयर्स की FD के बाद अगर हमें उसमें 40% के आसपास का इंटरेस्ट मिलेगा तो उस बीच में उसके बारे में कुछ नहीं सोचना होता। सेम ही चीज हमें यहां पर सोचनी होती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहकर इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा, या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के नाम पर हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं। लेकिन जब स्टॉक 2-3%, 5%, 10%, 15% किसी भी रीजन से नीचे आता है तो हम वहां पर परेशान होने लगते हैं। कभी भी स्टॉक मार्केट में इस तरीके से काम नहीं हो पाता, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमें स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट की तरह से लेकर चलना चाहिए, यहां पर फिक्स डिपॉजिट की तरह से लेकर नहीं चलना चाहिए। जिस तरीके से हम म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, एक बार म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दें तो उसकी एनएवी को रोज रोज नहीं देखते और लगातार हम अपनी मंथली एसआईपी करते रहते हैं। सेम तरीके से हमें स्टॉक में करना चाहिए। लगातार एवरी मंथ जो भी अमाउंट हम सेव करते हैं उसके बेस पर उस पर्टिकुलर टाइम पर देखो कि कौन से स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है और उसमें पैसे लगाओ और अपने टारगेट को सेट करो और उसको छोड़ दो। जीरोधा में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको जीटीटी ऑर्डर कहते हैं कि गुड टिल ट्रेड, जब तक वो ट्रेड नहीं होता वो ऑर्डर लगा रहता है और जब वो प्राइस आता है तो अपने आप से ट्रेड हो जाता है। मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे हम सब सीख सकते हैं कि गुड टिल ट्रेड का ऑर्डर लगाने का बेनिफिट क्या है और कितना ईजी है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस ऐसा सच नहीं है। एक बार सीख लेंगे तब अच्छा रहेगा। तो यहां पर समझदारी दिखानी है और मजे करने हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।